नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है और इसको लेकर के पंजाब की राजनीति में एक बार फिर उबाल आने की आशंका है। उन्होंने कहा है कि सिखों को आधुनिक हथियार रखने चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि लाइसेंसी हथियार रखने की कोशिश करें और अकाल तख्त के जत्थेदार का ये बयान ऐसे समय आया है जब पंजाब कई घटनाओं को लेकर के इस समय चिंता का एक बड़ा कारण बना हुआ है और वहाँ की घटनाओं की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बयान को गैर जरूरी बताते हुए ये कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि और कई चीज़ें हैं जिनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्होंने एक्चुअल में कहा क्या है, उस पर ज़रा एक बार गौर फरमा लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये क्यों कहा है कि ये बयान जो पंजाब के इस समय के हालात हैं, उसमें आग में घी का काम कर सकता है। क्योंकि ऑलरेडी पंजाब जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लगभग खात्मे के बाद अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के निशाने पर है। बहुत सारी हाल में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे पता चलता है कि विदेशों में बैठे हुए खालिस्तानी, इसके अलावा पाकिस्तान की आईएसआई और कुछ आतंकवादी जमातें पंजाब को फिर से 80 के दशक की तरफ लौटा करके ले जाने की फिराक में बैठी हैं और साजिशें रच रही हैं। मोहाली में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के मुख्यालय पर जो रॉकेट से हमला हुआ है, वो बहुत ही चौंकाने वाली घटना थी। इसके अलावा भी कई घटनाएं हुई हैं। ऐसे में पंजाब में जो भी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि खास तौर से जो युवा पीढ़ी है, वो उसको संभाले। अगर कहीं उनमें कोई भटकाव आ गया फिर से, अगर उनको फिर से बहकाने की कोशिश की गई और वो उसमें आ गए, तो फिर से पंजाब को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। इन्होंने ये कहा है कि हर सिख आधुनिक हथियार का लाइसेंस रखने की कोशिश करे और इन्होंने ये भी कहा है कि मीरी पीरी के संस्थापक गुरु हरगोविंद साहब के गुरुता गद्दी दिवस पर जो इन्होंने संदेश जारी किया है, उस पर इन्होंने एक्चुअल में ये कहा है और इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद ने 4 युद्ध लड़े, चारों में ही उन्होंने जीत दर्ज की। अब समय आ गया है कि जब सिख बाणी पढ़ कर के बलवान बने और हर सिख शस्त्रधारी भी बने। उन्होंने मीरी पीरी के संदेश को प्रासंगिक बताते हुए कहा कि सिखों को आधुनिक गतका, तलवारबाजी और तीरंदाजी का अभ्यास करने के साथ गुरुओं का नाम जपने पर ध्यान देना चाहिए और हथियार जो हैं वो समय की ज़रूरत है। इस समय एक्चुअल में हरगोविंद सिंह जी का जो गुरुता गद्दी दिवस है, वो स्वर्ण मंदिर में मनाया जा रहा है और इसी मौके पर इन्होंने ये संदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को हालांकि उनकी ये सलाह पसंद नहीं आई और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि सम्मानित जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहब जी, हथियारों को लेकर के आपके बयान को मैंने सुना है।
आप सरबत्ता खालसा मांगने वाली गुरबाणी को घर घर पहुंचाने का संदेश दीजिए, हथियार रखने का नहीं। पंजाब में शांति, भाईचारा और आधुनिक विकास का संदेश देना है, आधुनिक हथियारों का नहीं। और मैंने क्यों कहा कि पंजाब जो है वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव से ठीक पहले लुधियाना में कचहरी में जो बम ब्लास्ट हुआ था, वो एक संदेश था, एक संकेत था, और उससे ये आशंका बलवती हुई कि फिर से पंजाब को सुलगाने की साजिशें रची जा रही हैं। और अभी जिसका मैंने जिक्र किया है, मोहाली में जो खुफिया शाखा पर ग्रेनेड का हमला हुआ है, वो एक और खतरे की घंटी है। इससे कई चीजें पता लगती है। एक तो ये पता चलता है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम यही हैं, हमारा अब बेस बन गया है, हमारे स्लीपर सेल आसपास ही हैं, जब हम चाहेंगे इस तरह की हरकतें करेंगे। इंटेलिजेंस विभाग के मुख्यालय पर अटैक करना, वो भी रॉकेट से, ग्रेनेड का हमला करना, ये कोई मामूली घटना बिल्कुल नहीं है। दूसरे, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो सीमा पार बैठे हुए आईएसआई के कारिंदे हैं, साजिशकर्ता हैं, वो जम्मू कश्मीर से अब हताश और निराश होकर के पूरा ध्यान पंजाब पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में ये देखने में आया है कि पंजाब में एक वर्ग है, एक तबका है, जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त देखा जा रहा है, आसानी से बहकावे में भी आ रहा है। आईएसआई हो, चाहे सात समंदर पार कनाडा में, यूके में और यूएस में बैठे हुए खालिस्तानी तत्व हों, ये सब मिलजुल करके फिर से भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। करनाल में जो प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, यानी बीकेआई के कई आतंकवादी पकड़े गए थे आईईडी के साथ में। इसके अलावा चंडीगढ़ जेल के पास विस्फोटक डिवाइस वगैरह बरामद हुए। 29 अप्रैल को पटियाला सहित कई जगहों पर खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश की गई। हिमाचल शीतकालीन जो विधानसभा है धर्मशाला में, उसके दरवाजे पर खालिस्तानी झंडे फहराए गए, कुछ आपत्तिजनक नारे लिखे हुए मिले। और ये सारी घटनाएं बताती हैं कि पंजाब को फिर से सुलगाने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि पन्नू के खिलाफ जो एसएफजे का अपने आप को सर्वे सर्वा बताता है, उसके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं हिमाचल में, हरियाणा में, और इंटरपोल से मदद के लिए चिट्ठी भी लिखी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि पंजाब किस तरीके से इस समय खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। जितने ड्रोन सीमा पार से अब पंजाब में आ रहे हैं, इतने इससे पहले कभी नहीं आए। इनकी संख्या एकाएक बढ़ी है। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, तब से तो चाहे जाली भारतीय मुद्रा हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे हथियार हों, चाहे गोला बारूद हों, चाहे आईईडी हों और रॉकेट्स वगैरह हों, इनकी आमद बढ़ गई है, सक्रियता दिखाई दे रही है। और ये सवाल तो पूछा जाएगा कि रॉकेट जैसी चीज, ग्रेनेड जिसको कंधे पर रख करके दागा जाता है, ये मोहाली तक कैसे पहुंच गए? कौन था इनको लाने वाला? कौन कौन है जिन्होंने
ऐसे तत्वों को पनाह दी है? बहुत सारे सवाल हैं। और आईएसआई बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ आसान नहीं रह गई है। वहां पर एंटी ड्रोन इक्विपमेंट बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। ड्रोन काफी वहां मार गिराए गए, जिसकी वजह से अब आईएसआई ने अपना ध्यान पंजाब पर फोकस किया है। वहां पर बड़ी संख्या में सुरंग खोदी जा रही थी। 5-6 सुरंग मिली हैं और इसके बाद कुछ ऐसी प्रणालियां वहां लगा दी गई हैं सेना के द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। अब आसानी से जो सुरंगें हैं वो पता चल रही हैं कि खोदी जा रही हैं, उनका पता चल जाता है। तो ये भी अब उनके लिए संभव नहीं रहा है। वो प्रॉक्सी वार को जारी रखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर नहीं तो पंजाब ही सही। अगर पंजाब में सख्ती हो गई तो नीचे गुजरात ही सही। यानी वो किसी ना किसी तरीके से भारत के खिलाफ ये छद्म युद्ध जारी रखना चाहते हैं। वहां भले ही सरकार बदल गई हो, इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ आ गए हों, पर जो वहां ताकतें हैं, जो मिलिट्री है, जो आईएसआई है, जो सीमा पार बैठे हुए आतंकवादी जमाते हैं, उनका कोई नजरिया भारत के बारे में बदलने वाला नहीं है। दूसरी बात यह भी साफ हो गई है कि हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन इसका फौरी तौर पर तो थोड़ा बहुत असर दिखाई दिया, पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उनकी साजिशें उसी तरीके से जारी रही। तो कश्मीर को छोड़ कर के अब वो पंजाब में नया फ्रंट खोलने की तैयारी कर चुके हैं। करतारपुर साहब कॉरिडोर जब खुला था, तब ये बातें कही गई थी कि ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि तब इनके कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने कॉलर खड़े करते हुए ये कहा था, और एक दो पॉलिटिशियन ने भी, कि ये जनरल कमर बाजवा का मास्टर स्ट्रोक है भारत के खिलाफ। वो करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पंजाब में फिर से आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश करना चाहते हैं। और ये पुख्ता जानकारी इस समय मिल रही है कि करतारपुर साहब के पास 2 गांव ऐसे हैं जहां आईएसआई अपना अड्डा बना चुकी है, और वहां एक तरीके से आईएसआई ने अपना हेडक्वार्टर टाइप बना लिया है। गुरदासपुर से दूसरे जो सीमाई जिले हैं, वहां से ड्रग्स बड़ी संख्या में आ रहा है। ये चीजें सामने आ चुकी हैं। जो सीमा पार बैठे हुए तत्व हैं, वो पंजाब के जो यूथ है खास तौर से, उसको बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। वो एक्चुअल में पंजाब में आग लगा देना चाहते हैं, और इसी वजह से पंजाब के हालात जो हैं वो चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं। इससे ज़्यादा चिंता की बात क्या होगी कि चुनाव घोषित होने से ठीक पहले फिरोजपुर में जो प्रधानमंत्री की रैली रखी गई थी, जहां वो 42,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान करने वाले थे, जब उसमें शामिल होने के लिए वो जा रहे थे और सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि की तरफ जा रहे थे, तब उनके काफिले तक को ब्लॉक कर दिया गया। प्रधानमंत्री के काफिले को अगर किसी स्टेट में ब्लॉक किया जा रहा है, तो बस इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ किस तरह से जो सीमा पार बैठी हुई ताकतें हैं, जो 7 समंदर पार यूके में, कनाडा में और यूएस में बैठी हुई ताकतें हैं, वो क्या कर सकती हैं। कितने लोग उनके इशारों पर काम करने के लिए पंजाब में अब तैयार हो गए हैं। सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले की, यानी प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था।
उस कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है? आज तक तो वो सामने आई नहीं है। दूसरे, अब जो सीमा पार बैठी हुई ताकतें हैं, वो अपने नाम से यहाँ कोई गतिविधि नहीं चला रही हैं, बल्कि जो पुराने सिख आतंकवादियों के ग्रुप्स हैं, इनमें जो खालसा ग्रुप है, बब्बर खालसा ग्रुप, उसके नाम के आगे इन्होंने लश्कर-ए-तैयबा खालसा ग्रुप लगा दिया है। उसको मदद दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है। दूसरी जो है उस लॉजिस्टिक्स और दूसरी मदद दी जा रही हैं। इसी तरीके से जैसे जमात-उद-दावा है, तो जमात-उद-दावा, बब्बर खालसा ग्रुप या इंटरनेशनल टाइप कुछ नाम रखे हुए हैं। तो वो यहाँ जो इंडियन ग्रुप्स हैं, उनको बना रहे हैं और उन्हीं को एक्चुअल में एक तरीके से अपना काम सौंप रहे हैं कि वो लोग यहाँ पर सक्रिय होकर के भारत के ही खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। ये तो बिल्कुल तय है, मोहाली में अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पर हमला हुआ है, रॉकेट से हमला हुआ है, तो मोहाली में कोई स्लीपर सेल है? कोई उनको संरक्षण, शरण देने वाला, छुपाने वाला है? तो सवाल ये है कि वो कौन है? ये तत्व कौन से हैं? और एंटी ड्रोन सिस्टम जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थापित किए जा रहे हैं, उसी तरह की प्रणाली पंजाब के पूरे बॉर्डर पर भी लगानी पड़ेगी, ऐसा रक्षा विशेषज्ञों का मानना है। दूसरे, ये भी नोटिस में आया है कि जितने ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में आ रहे हैं, मोस्टली चीन के बने हुए हैं और चीन थोक में पाकिस्तान को ड्रोन उपलब्ध करा रहा है। क्यों करा रहा है? क्योंकि पूर्वी सीमा पर एलएसी पर चीन ने ये सोचा था कि अरुणाचल प्रदेश में एक हिस्से को वो आसानी से कब्जा लेगा, लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ कर लेगा, आगे तक आ जाएगा। लेकिन उसे शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भारत ने इस बीच चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे लॉजिस्टिक हो, इस मोर्चे पर बहुत काम किया है, पुख्ता काम किया है और वो काफ़ी मजबूत है। तो उसको जानकारी मिली, एलएसी पर चीन को मुँह की खानी पड़ी है। तो अब वो एलओसी पर यानी पश्चिमी सीमा पर हर तरह की गड़बड़ियाँ करना चाहता है। भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जहाँ-जहाँ बीएसएफ है या दूसरी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की है। अब तक सरहद से 15 किलोमीटर अंदर तक उनको चीज़ों को देखने, सँभालने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश था, व्यवस्था थी। अब उसको बढ़ा कर के 50 किलोमीटर कर दिया गया है। लेकिन जो रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो ठीक है कि आपने 3 गुना सीमा बढ़ा दी है, 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दी है। पर क्या बीएसएफ और दूसरी जो सरहदी जो व्यवस्थाएँ हैं, उनको सँभालने वाली एजेंसियों की स्ट्रेंथ भी आपने 3 गुना बढ़ाई हैं? इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर आपने उनकी सरहद बढ़ा दी है, 50 किलोमीटर तक कर दी है, तो उनको स्ट्रेंथन करने का काम भी भारत सरकार का है। क्योंकि प्रैक्टिकली और फिज़िकली ये तभी संभव है जब उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, उसको कुछ कानूनी हक दिए जाएँ और ये कानूनी हक जो है, ये कानून व्यवस्था सँभालने, मामले दर्ज करने के भी होने चाहिए। ये अभी भी जिलों की पुलिस के और प्रशासन के और सरकार के पास ही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। वैसे ही ज चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, कुछ और राज्यों ने इस पर हल्ला मचाना शुरू कर दिया था कि ये जो संघीय व्यवस्था है, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं,
जिनकी वजह से ये दिखाई दे रहा है कि साजिशें लगातार रची जा रही हैं। जम्मू, सांभा, अखनूर ये 3 ऐसी जगह थी जहाँ पर सुरंग मिली थी और उन सुरंग के ज़रिए चाहे ड्रग्स हो, चाहे आतंकवादियों की घुसपैठ हो, जिहादियों को हथियार भेजने का सिलसिला हो, वो एक्चुअल में वहाँ से किया जा रहा था। वहाँ तो जैसा मैंने बताया कि एंटी ड्रोन सिस्टम भी और दूसरे सैटेलाइट से और दूसरी चीज़ों से वहाँ पर इनको रोक लिया गया है, इनकी रोकथाम कर ली गई है। पर पंजाब में ये खतरे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों प्रदीप सिंह ने अपना एक वीडियो बनाया था और उनका ये कहना था कि बहुत बड़ी साजिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं पंजाब में। हालात जो हैं वो 80 के दशक जैसे बनाने की साजिशें रची जा रही हैं। जैसे बेअदबी के मामले अचानक बढ़ गए हैं। हिंदू सिखों की खाई बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। पटियाला में जो घटना हुई थी, जो खालिस्तान मुर्दाबाद वाला मार्च निकाला गया था शिवसेना के एक गुट के द्वारा और उसके बाद जिस तरीके से काली माता मंदिर पर अटैक किया गया कुछ चरमपंथियों के द्वारा, ये बेहद खतरनाक संकेत थे। खास तौर से पंजाब का माहौल खराब न करने की जो साजिशें कहीं से इशारे पर की जा रही हैं, उनके मद्देनज़र। दूसरे एसजीपीसी हो या दूसरे संगठन हो, वो जिस तरीके से देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ माहौल खराब करने वालों का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे बरजिंदर सिंह परवाना पटियाला वाले मामले में, उसके समर्थन में एसजीपीसी का बयान आ गया, या गणतंत्र दिवस के मौके पर जिन्होंने लाल किले पर बवाल किया था, दीप सिद्धू और सिधाना और दूसरे लोग, उनका भी बचाव करने के लिए एसजीपीसी और अकाल तख्त की तरफ से कुछ-कुछ बातें कही गई। ये बेहद खतरनाक ट्रेंड है। इसको रोकने की ज़रूरत है। दूसरे, उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया था कि पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के लिए क्या कुछ नहीं किया। इनको खुश संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन बदले में क्या मिला? और उन्होंने बाकायदा उन फैसलों का ज़िक्र किया, जो प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए थे। उन्होंने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाने में प्रधानमंत्री मोदी की बेहद अहम भूमिका थी। दूसरे, जो ब्लैकलिस्ट किए गए थे, जिन पर खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन देने के आरोप थे, उनको जो ब्लैकलिस्ट किया था, प्रधानमंत्री ने उदारता दिखाते हुए उनको ब्लैकलिस्ट से निकाला। अफगानिस्तान से जब वहाँ तालिबान ने सत्ता पलट कर दी थी, 3 सरोपा वापस लाने में भारत सरकार ने बहुत अहम भूमिका निभाई और बहुत सम्मान के साथ उनको लाया गया। इसके अलावा 3 गुरुओं के जो प्रकाश पर्व हैं, उनको बड़े पैमाने पर मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों शहजादों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले में जाकर के उन्होंने कार्यक्रम किया और उन्होंने हिंद की चादर बताया और ये भी कहा कि सिखों के बिना भारत के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके अलावा वो लगातार प्रधानमंत्री आवास पर सिखों के अलग-अलग प्रतिनिधिमंडलों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि उनके जो भी मसले हैं, उनको हम देख रहे हैं, उनको सुलझा रहे हैं। इसके अलावा 1984 में जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का नरसंहार हुआ था, उसमें दोषियों को
उनके मुकाम तक पहुँचाया जा सके, कार्रवाई हो सके, जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके, इसके लिए भी लगातार वो कोशिश करते रहे हैं। और वो ये भी जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को काले कानून बता कर के सिखों को भड़काने की साजिश कहाँ से हुई थी, किसने की थी और इसके पीछे का मंतव्य क्या था, मकसद क्या था, षड्यंत्र क्या था। इसलिए उन्होंने तमाम उत्पात और तमाम कानून विरोधी गतिविधियों होने के बावजूद लाल किले पर जो कुछ हुआ था, फायरिंग नहीं होने दी, पुलिस को रोक करके रखा। और कोई और शायद होता तो बड़ी कार्रवाई हो जाती, 10, 20, 50 लोग मारे जाते, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं होने दिया। तो ये सब क्यों कराए जा रहे हैं? जत्थेदार आरएसएस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दागते रहते हैं। क्यों? पंजाब में जब रिजल्ट आए, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, तो इन्हीं अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने ये कहा कि साहब, अकाली दल की हार जो है ये सिखों की हार है। क्या ऐसा कहना चाहिए था उनको? तो बहुत सारे ऐसे संगठन जहां जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हुए हैं, उनको इस तरह की चीजों से परहेज करना चाहिए था। प्रधानमंत्री इनके निशाने पर क्यों है? केंद्र सरकार इनके निशाने पर क्यों है? क्योंकि जो सिखों और हिंदुओं के भाईचारे में पलीता लगाने की साजिशें रची जा रही हैं, प्रधानमंत्री उसको सफल नहीं होने दे रहे हैं। उस पर पानी डालने का काम कर रहे हैं, रेता डालने का काम कर रहे हैं। इसके विपरीत जो खालिस्तानी तत्व हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। आपको याद होगा, दिसंबर 2021 में जर्मनी पर दबाव बना करके जसविंदर सिंह मुल्तानी को अरेस्ट करवाया था भारत सरकार ने, क्योंकि लुधियाना में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें उसका हाथ मिला था और ये एसएफजे से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा 2021 में ही पंजाब में और आसपास हेरोइन की बहुत बड़े पैमाने पर जब्ती हुई थी। इसलिए बीएसएफ का दायरा 15 से 50 किलोमीटर किया गया। जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर भी भारत सरकार की निगाह है। और जो आपका एंटी एक्सट्रीजम टास्क है, उसकी जो फोर्स बननी है, उसके लिए भी जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो वो तैयार हो गए थे कि हम ब्रिटेन में भी बनाएंगे और वहाँ जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं उनको हम रोकेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस कांग्रेस पर 1984 के नरसंहार के आरोप हैं, उनको तो ये लोग सपोर्ट करते हैं, यानी भारत विरोधी तत्व। और जो भारतीय जनता पार्टी सिखों के नरसंहार का मुद्दा उठाती रही, उनको इंसाफ दिलाने के लिए प्रयास करती रही, जो प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक सद्भाव बना रहे, शांति बनी रहे, जो एंटी इंडिया, एंटी पंजाब एलिमेंट हैं उनको औकात में रखा जाए और उन पर अंकुश लगाया जाए, उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या हुआ था जब वो फिरोजपुर जा रहे थे, वो आपके सामने है। तो पंजाब इस समय खतरे की जद में है, बारूद के ढेर पर बैठा है। और इस तरह के बयान ये पंजाब का जो सद्भाव है उसको बिगाड़ने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि इस तरह के बयान जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं उनको देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें।
अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।